शेम फार्मा सिंप्लीफाइड में आपका स्वागत है। जब भी हम ग्रीन एनर्जी, इलेक्ट्रिक गाड़ियों या सोलर पावर के बारे में सोचते हैं तो आंखों के सामने क्या आता है? शायद चमचमाती हुई टेस्ला, छतों पर लगे नीले सोलर पैनल और बड़े बड़े चार्जिंग स्टेशंस। ये सब इस क्रांति का चेहरा है, लेकिन आज हम बात करेंगे उस चेहरे के पीछे छिपे हुए इंजन की। हम उन केमिकल्स की दुनिया में उतर रहे हैं जिनके बिना, सच कहूं तो, ये पूरी ग्रीन एनर्जी क्रांति एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकती। आज की हमारी पड़ताल का मिशन है इस छिपे हुए केमिकल बूम को समझना, जो खामोशी से हमारे भविष्य को आकार दे रहा है। हमारे पास कुछ दिलचस्प नोट्स और रिसर्च हैं जो इस कहानी के कई अनसुने पहलू उजागर करते हैं। तो चलिए इस मामले की गहराई में उतरते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे हॉट टॉपिक से, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यानी ईवीज। जब कोई ईवी कहता है तो दिमाग सीधे बैटरी पर जाता है। बिल्कुल। और जाहिर है बैटरी ही सब कुछ है। बिल्कुल। लेकिन ये बैटरी बनती कैसे है? ये सिर्फ मेटल का एक डब्बा तो है नहीं। बिल्कुल बिल्कुल नहीं। एक ईवी की बैटरी तो अपने आप में जैसे केमिकल्स का एक किला है जिसके अंदर बहुत कुछ चल रहा होता है। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए इलेक्ट्रोलाइट, सॉल्वेंट्स, बाइंडर्स और कई खास तरह के एडिटिव्स। अच्छा। और ये कोई लैब में टेस्ट ट्यूब में इस्तेमाल होने वाले केमिकल्स नहीं है। ये इंडस्ट्रियल ग्रेड के बहुत हाई प्यूरिटी वाले केमिकल्स हैं जिनकी जरूरत हजारों टन में होती है। एक मिनट, आपने कहा इलेक्ट्रोलाइट, सॉल्वेंट्स, बाइंडर्स। ये सुनने में बहुत टेक्निकल लगता है। इनमें से ये बाइंडर्स क्या काम करते हैं बैटरी में? देखिए, बाइंडर्स को आप एक बहुत ही मजबूत गोंद समझ सकते हैं। गोंद? हाँ, बैटरी के अंदर दो अहम हिस्से होते हैं, एनोड और कैथोड, जिनसे करंट बहता है। बाइंडर्स इन हिस्सों में इस्तेमाल होने वाले एक्टिव मटेरियल को अपनी जगह पर कसकर चिपका के रखते हैं। सोचिए, जब आप बार बार बैटरी चार्ज और डिस्चार्ज करते हैं तो अंदर बहुत उथल पुथल होती है। सही बात है। ये बाइंडर्स ही सुनिश्चित करते हैं कि बैटरी की बनावट खराब ना हो और वो सालों साल चलती रहे। जरा सी भी क्वालिटी में कमी बैटरी की उम्र को आधा कर सकती है। समझ गई। तो जैसे जैसे सड़कों पर ईवीज बढ़ेंगी, इन खास गोंद और दूसरे केमिकल्स की मांग आसमान छुएगी। हमारे नोट्स में छोटे और मध्यम उद्योगों यानी एमएसएमईज के लिए एक बहुत स्मार्ट रणनीति का जिक्र है। मुझे ये बात बहुत दिलचस्प लगी कि उन्हें सीधे बड़ी कार कंपनियों के पास नहीं जाना चाहिए। हाँ, और ये एक बहुत जरूरी पॉइंट है। एक छोटी कंपनी के लिए सीधे किसी बड़ी कार निर्माता कंपनी, जिसे हम ओईएम कहते हैं, ओईएम, राइट, उनके साथ बिजनेस करना बहुत मुश्किल हो सकता है। वहां की प्रक्रियाएं बहुत लंबी और जटिल होती हैं। रिसर्च ये बताती है कि स्मार्ट तरीका है बैटरी के पुर्जे बनाने वाले सप्लायर्स पर ध्यान देना। मतलब जो कंपनियां बैटरी के लिए एनोड, कैथोड या वो सेपरेटर फिल्म्स बनाती हैं, उनके पास जाना? बिल्कुल। इन कंपनियों को इन केमिकल्स की लगातार और स्थिर मात्रा में जरूरत पड़ती है। अच्छा। उनके साथ बिजनेस शुरू करना थोड़ा आसान होता है। एक बार जब आप इस सप्लाई चेन का हिस्सा बन जाते हैं तो आपका बिजनेस अपने आप बढ़ने लगता है। आप एक तरह से उस बड़ी नदी की एक सहायक नदी बन जाते हैं जिसमें पानी हमेशा बहता रहता है। ये वाकई एक बेहतरीन इंसाइट है। लेकिन कहानी सिर्फ बैटरी पर खत्म नहीं होती है ना? गाड़ी तो पूरी की पूरी बनती है। यहीं पर मामला और भी दिलचस्प हो जाता है। ईवी की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है उसकी रेंज। हाँ? और रेंज बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका है गाड़ी का वजन कम करना। एक दिलचस्प बात यह है कि ईवी का वजन अगर सिर्फ 10% कम कर दें, 10%? हाँ, सिर्फ 10%, तो उसकी रेंज लगभग 6 से 8% तक बढ़ जाती है। अरे वाह, ये तो बहुत बड़ा फर्क है। बहुत बड़ा। और यहीं पर खास केमिकल्स का जादू शुरू होता है। हम सिर्फ साधारण प्लास्टिक की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं एडवांस्ड कंपोजिट्स की, जिसे कार्बन फाइबर रिइंफोर्स्ड पॉलीमर्स। ओके। ये मटेरियल स्टील से 5 गुना ज्यादा मजबूत होते हैं, लेकिन वजन में लगभग आधे। आधे? कमाल है। जी, दरवाजे, बॉनेट और चैसिस के कुछ हिस्सों में इनका इस्तेमाल बढ़ रहा है। इनके अलावा खास तरह के एडेसिव मतलब चिपकाने वाले पदार्थ और सीलेंट्स भी हैं जो वेल्डिंग की जगह ले रहे हैं। वेल्डिंग की जगह? क्यों? क्योंकि वे वजन कम करते हैं और मजबूती भी देते हैं। ये तो वैसा ही है जैसे हम किसी फिल्म की हीरो की बात करते हैं, लेकिन उन सैकड़ों लोगों को भूल जाते हैं जिन्होंने सेट बनाया, लाइटिंग की और कॉस्ट्यूम डिजाइन किए। गाड़ी के अंदर भी ऐसे ही सपोर्ट केमिकल्स होते होंगे जिनके बारे में कोई बात नहीं करता। आपने बिल्कुल सही एनालॉजी दी है। हर फैक्ट्री के अंदर सोचिए, हर नई ईवी प्रोडक्शन लाइन के साथ खास तरह के क्लीनिंग केमिकल्स की जरूरत पड़ती है, जो सतह को तैयार करते हैं। हाँ, जो मेटल की सतह को पेंट के लिए तैयार करते हैं। सरफेस ट्रीटमेंट एजेंट्स चाहिए होते हैं। जंग से बचाने वाले केमिकल्स की खपत बढ़ जाती है। ये वो अनसंग हीरो केमिकल्स हैं जो हेडलाइन में तो नहीं आते, लेकिन इनके बिना एक भी गाड़ी फैक्ट्री से बाहर नहीं निकल सकती। हर नई फैक्ट्री के साथ इनकी मांग लाखों लीटर बढ़ जाती है। तो एक इलेक्ट्रिक कार सिर्फ बिजली से नहीं बल्कि एक पूरे केमिकल इकोसिस्टम से चलती है। अब अगर हम गाड़ी को चलाने वाली बिजली की बात करें तो ज्यादातर लोग सोलर एनर्जी के बारे में सोचते हैं। बाहर से तो सोलर पैनल बहुत साफ सुथरा और सीधा साधा लगता है, बस कांच और सिलिकॉन की एक प्लेट। पर क्या पर्दे के पीछे वहां भी इतनी ही गहरी केमिकल कहानी है? कहानी वहां भी उतनी ही जटिल और दिलचस्प है। वो जो हमें कांच की प्लेट दिखती है वो साधारण कांच नहीं होता। अच्छा। उस पर खास एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग की जाती है ताकि सूरज की रोशनी टकरा के वापस न जाए, बल्कि ज्यादा से ज्यादा अंदर सोख ली जाए। राइट। साथ ही उस पर हाइड्रोफोबिक कोटिंग भी होती है, मतलब पानी और धूल को टिकने नहीं देने वाली परत, ताकि पैनल खुद ब खुद साफ होता रहे। ये सारी कोटिंग्स खास केमिकल से बनती हैं। और पैनल के अंदर जो सोलर सेल्स होते हैं उनका क्या? वो तो कहानी का सबसे अहम हिस्सा है। सोलर सेल्स सिलिकॉन वेफर्स से बनते हैं। इन वेफर्स को बनाने की प्रक्रिया में उन्हें बार बार बहुत तेज एसिड और सॉल्वेंट से धोना पड़ता है। यहाँ पर प्योरिटी यानी शुद्धता सबसे ज्यादा मायने रखती है।
अगर सॉल्वेंट में जरा सी भी अशुद्धि रह गई, तो पूरा बैच खराब हो जाएगा। बिल्कुल, वो पूरे सिलिकॉन वेफर को खराब कर देगी और उस पैनल की बिजली बनाने की क्षमता कम हो जाएगी। इसलिए यहाँ अल्ट्रा हाई प्योरिटी केमिकल्स की जरूरत होती है। और आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया था, इनकैप्सुलेशन, वो परत जो इन सेल्स को बचाती है। जी, ये इनकैप्सुलेशन लेयर एक खास पॉलीमर और रेजिन से बनी होती है। इसका काम बहुत मुश्किल है। मुश्किल कैसे? इसे 25 से 30 साल तक तेज धूप, बारिश, नमी और यूवी किरणों का सामना करना होता है, वो भी बिना खराब हुए। मैंने देखा है कुछ पुरानी छतों पर लगे सोलर पैनल पीले पड़ जाते हैं या उनमें दरारें आ जाती हैं। तो क्या ये उसी इनकैप्सुलेशन लेयर के खराब होने की वजह से होता है? हाँ बिल्कुल, अगर ये लेयर खराब हो जाए तो नमी अंदर घुसकर सोलर सेल्स को बर्बाद कर सकती है और पैनल बेकार हो जाता है। ओहो। इसलिए इस लेयर को बनाने वाले केमिकल्स की क्वालिटी पर बहुत रिसर्च होती है। और सोचिए, भारत में जितने भी सोलर फार्म और छतों पर पैनल लग रहे हैं, उनके रख रखाव और समय समय पर सफाई के लिए भी तो खास केमिकल्स की जरूरत पड़ती है। ये तो कभी ना खत्म होने वाली मांग है। बिल्कुल। तो सोलर पैनल भी अपनी एक छिपी हुई केमिकल दुनिया समेटे हुए है। और हमारे नोट्स के मुताबिक ये कहानी सिर्फ कार और सोलर तक सीमित नहीं है। विंड एनर्जी का क्या, वो बड़े बड़े पंखे तो बहुत मजबूत दिखते हैं। वो जितने मजबूत दिखते हैं वो उतने ही हल्के भी होने चाहिए। और यहीं पर फिर से एडवांस्ड केमिकल्स का रोल आता है। एक पवन चक्की का ब्लेड किसी हवाई जहाज के पंख जितना बड़ा हो सकता है। सच में? हाँ, और इसे तूफानी हवाओं को दशकों तक झेलना होता है। ये ब्लेड खास एपॉक्सी रेजिन और कार्बन फाइबर जैसे कंपोजिट मटेरियल से बनते हैं। ये रेजिन ही उसे वो अविश्वसनीय मजबूती और हल्कापन देते हैं। और अंदर जो मशीनरी होती है? बहुत अच्छा सवाल है। उस पवन चक्की के ऊपर जो गियर बॉक्स होता है, जो ब्लेड की धीमी गति को तेज गति में बदलकर बिजली बनाता है, उसमें बहुत ज्यादा तापमान और दबाव होता है। उसे चलाने के लिए खास तरह के सिंथेटिक लुब्रिकेंट्स की जरूरत पड़ती है जो इन मुश्किल हालातों को झेल सकें। और ये सब हम देश में बनाते हैं? इनमें से ज्यादातर स्पेशलिटी केमिकल्स आज भी हम आयात करते हैं, जो घरेलू एमएसएमईज के लिए एक बहुत बड़ा अवसर है। अगर कोई कंपनी इन्हें देश में ही बना सके तो उसके लिए एक तैयार बाजार इंतजार कर रहा है। ये सब सुनकर तो लगता है कि ये एक बहुत बड़ा छिपा हुआ बिजनेस अवसर है, खासतौर पर उन उद्यमियों के लिए जो इस इकोसिस्टम को समझ जाएं। तो हमारे श्रोताओं के लिए इसका असल मतलब क्या है? यह अवसर इतना आकर्षक क्यों है? ये एक बहुत जरूरी सवाल है। हमारी रिसर्च से 3 बड़ी बातें निकल कर आती हैं जो इस अवसर को खास बनाती हैं। पहली, ये मांग लंबे समय तक चलने वाली और ढांचागत है, न कि अस्थायी। मतलब ये कोई शॉर्ट टर्म ट्रेंड नहीं है? बिल्कुल नहीं। ये कोई 1-2 साल का ट्रेंड नहीं है जो आकर चला जाएगा। ये सरकारों की नीतियों, अंतर्राष्ट्रीय समझौतों और बड़ी-बड़ी कंपनियों के सस्टेनेबिलिटी लक्ष्यों से जुड़ी है। ये कोई छोटा-मोटा बदलाव नहीं है, ये तो इंडस्ट्री की पूरी बुनियाद को ही बदल रहा है। मतलब ये एक ऐसी लहर है जो अभी दशकों तक चलने वाली है। सही कहा। दूसरी बड़ी बात है कि ये मांग बार-बार आती है। ये एक बार की बिक्री नहीं है। मतलब रेकरिंग डिमांड। एग्जैक्टली। एक बार कोई ईवी फैक्ट्री या सोलर फार्म लग गया तो उसे अपने पूरे जीवन काल में रख रखाव, अपग्रेड और संचालन के लिए इन केमिकल्स की जरूरत पड़ती रहेगी। ये एक प्रिंटर खरीदने जैसा है, आपको लगातार इंक कार्ट्रिज की जरूरत पड़ती है। ये एक लगातार चलने वाला बिजनेस मॉडल है। और तीसरी बात जो मुझे सबसे ज्यादा आकर्षक लगे वो है एमएसएमईज के लिए खास मौका। हाँ, और ये इसलिए है क्योंकि उन्हें सीधे बाजार के बड़े खिलाड़ियों से मुकाबला नहीं करना है। एक छोटी कंपनी शायद सीधे किसी बड़ी कार कंपनी को सप्लाई ना कर पाए, लेकिन वो उस कार कंपनी के किसी सप्लायर को तो सप्लाई कर सकती है। अच्छा, तो सप्लाई चेन में एक लेवल नीचे। जी, इस क्षेत्र में आपके ब्रांड का साइज उतना मायने नहीं रखता जितनी आपकी विश्वसनीयता रखती है। क्या आपके पास सही सर्टिफिकेशंस और डॉक्यूमेंटेशंस हैं? क्या आप समय पर और सही क्वालिटी का माल दे सकते हैं? अगर हाँ, तो आपके लिए बहुत बड़ा मैदान खाली है। यहाँ फुर्ती और विशेषज्ञता बड़े साइज से ज्यादा कीमती है। तो सफलता का राज है जल्दी शुरुआत करना, इंडस्ट्री की किसी एक खास जरूरत, मतलब एक नीश को पकड़ना, और बाजार में भीड़ बढ़ने से पहले अच्छे संबंध बनाना। बिल्कुल। मतलब जो उद्यमी इस इकोसिस्टम को जल्दी समझकर अपनी जगह बना लेंगे, उन्हें इसका लंबे समय तक फायदा मिलेगा। ये कोई दिखावती बूम नहीं है, बल्कि एक गहरी और लगातार चलने वाली लहर है। ये ग्रीन एनर्जी क्रांति के पर्दे के पीछे की एक अविश्वसनीय झलक थी। ये सिर्फ उस अंतिम उत्पाद के बारे में नहीं है जिसे हम देखते हैं, जैसे कि एक इलेक्ट्रिक कार या सोलर पैनल, बल्कि उस जटिल केमिकल इंजन के बारे में है जो इसे असल में चला रहा है। सही। आज की चर्चा से सबसे बड़ी सीख ये है कि सबसे बड़े अवसर अक्सर सुर्खियों में नहीं, बल्कि सप्लाई चेन की गहराइयों में छिपे होते हैं। जो लोग सिर्फ हेडलाइन प्रोडक्ट्स पर ध्यान देते हैं, वे इस विशाल केमिकल डिमांड को देख ही नहीं पाते। पूरे इकोसिस्टम को समझना ही कामयाबी की असली कुंजी है। और अंत में एक बात सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। बताइए। हमने उन केमिकल्स की बात की जिनकी जरूरत इस बदलाव के लिए आज है, लेकिन उन केमिकल्स का क्या जिनकी जरूरत 20-30 साल बाद इन सभी लाखों टन बैटरी, सोलर पैनल और पवन चक्की के ब्लेड्स को रिसाइकल करने के लिए पड़ेगी? ये तो मैंने सोचा ही नहीं। इन सब चीजों को सुरक्षित तरीके से घोलने, अलग करने और उनमें से कीमती धातुओं को निकालने के लिए एक बिल्कुल नई पीढ़ी के केमिकल्स की जरूरत होगी। शायद अगला छिपा हुआ केमिकल बूम वहीं से शुरू होगा। वाह, ये तो सोचने वाली बात है। इस विषय पर आपके क्या विचार हैं? क्या आप किसी ऐसे केमिकल बिजनेस को जानते हैं जो इस ग्रीन एनर्जी बूम का हिस्सा है? हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। और अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप भविष्य में ऐसी गहरी चर्चाओं से जुड़े रहें। अगली बार तक सीखते रहें।